हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप बच्चों कैसी चल रही है आपकी तैयारी? अब लगे हुए हो पूरा जोर से? ओके। जो बच्चों लाइट का मैंने आपको बोला था वो सबने कर लिया था कंप्लीट? ठीक है, चलो ग्रेट। ठीक है बच्चों, तो आज हम व्हाट विल बी डूइंग इज बच्चों, मैं ना मतलब एक अलग से सेशन रखूंगा जिसमें मैं आपके मतलब इन शीट्स के जो भी डाउट्स हैं वो आपके कवर कर दूंगा, ठीक है, एक ही बार में। तो बच्चों आज विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर करंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं आपको बच्चों ठीक है बता रहा हूँ एक एक करके कि क्या क्या आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है, अ, सबसे पहले दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। बच्चों अगर शीट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे ना साइंटिस्ट के नाम वगैरह वाले, तो स्टेज 2 में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, स्टेज 2 में थोड़े मतलब अच्छे रेलेवेंट क्वेश्चंस ही आते हैं, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो जो इसमें हम सबसे पहले जो पढ़ते हैं दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, इसमें क्या कुछ पता होना चाहिए आपको? देखो जो बेसिकली कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। जो मुझे एक मेन बात आपको समझनी है ना, जब हम कहते हैं कि वो दो टाइप के जो चार्जेस हैं उसमें एक को पॉजिटिव कहते हैं और एक को नेगेटिव कहते हैं, राइट? अच्छा, अच्छा मुझे सोच के बताओ कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव की सिग्निफिकेंस क्या है? इज इट द सेम एज जो मैथ्स का पॉजिटिव नेगेटिव होता है या कुछ फर्क है उससे? क्या फर्क है बताओ यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का? यहाँ पे बच्चों मीनिंग ये है पॉजिटिव नेगेटिव का कि बोथ बिहेव इन ऑपोजिट मैनर, राइट? किसी भी सिचुएशन में दोनों का जो बिहेवियर होगा वो ऑपोजिट होगा। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, अगर आप एक इतनी सी बात याद रख लेते हो तो आपको बेसिकली बच्चों आधी चीजें याद रखनी पड़ती हैं, नहीं तो आप हर जगह ऐसे याद रखोगे कि इस सिचुएशन में पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या होगा, इस सिचुएशन में नेगेटिव के साथ क्या होगा। आप सिंपली ये याद रख लो कि भाई किसी भी सिचुएशन में जैसा पॉजिटिव चार्ज के साथ हो रहा है वहां पर नेगेटिव चार्ज के साथ उसका उल्टा होगा। ठीक है, मतलब अगर हम कह रहे हैं कि एक सिचुएशन में पॉजिटिव चार्ज राइट को जा रहा है तो दूसरी सिचुएशन में पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट को जाएगा। अगर हम कहते हैं कि एक सिचुएशन में पॉजिटिव चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज रिटार्ड करेगा, एंड सो ऑन। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? ओके, नेक्स्ट बच्चों प्रॉपर्टी आपको जो पता होनी चाहिए वो ये है, वो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी की लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, सॉरी रिपेल, अनलाइक अट्रैक्ट। तीसरा स्मॉलेस्ट चार्ज जो पॉसिबल है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाता है। अब बच्चों किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा हमेशा दैट हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ, ठीक है, तो Q इज इक्वल टू NE, where E is this value, N is integer. What this means is कि अगर हम कहते हैं कि एक बॉडी के ऊपर
जो चार्ज है, मान लो मैं कहता हूँ कि 2 × 10⁻⁻19 कूलम है, तो क्या ये पॉसिबल है बच्चों? नहीं पॉसिबल, राइट? क्योंकि अगर आप इसको इक्वल टू एन ई पुट करोगे तो आपका एन इंटीजर नहीं आएगा, राइट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, चार्ज इज कंजर्व। ठीक है। नेक्स्ट आपको जो पता होना चाहिए बच्चों कि चार्ज ट्रांसफर जो होता है जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज जाता है, वो बच्चों किसकी टर्म्स में होता है? इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में या प्रोटॉन्स की टर्म्स में? इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में, राइट? तो जैसे बच्चों मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आपके पास दो बिल्कुल आइडेंटिकल बॉडीज हैं। ठीक है। उसमें से लेट्स कॉल देम 1 एंड 2। उसमें आपने एक को तो पॉजिटिव चार्ज दिया और एक को नेगेटिव चार्ज दिया। तो मुझे ध्यान से सोचकर बताओ कि हम इनके मासेस में क्या रिलेशन लिख सकते हैं। मतलब जो बाद में इन दोनों बॉडीज के मासेस होंगे उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? किसका कम होगा, किसका ज्यादा होगा, या इक्वल होंगे मासेस? सोचो सोचो। तो बच्चों M2 बड़ा हो जाएगा, है ना? इसका रीजन क्या है? देखो, आप फर्स्ट बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो, इसका मीनिंग क्या है? आप उससे इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हो, राइट? ऑन द अदर हैंड आप सेकंड बॉडी को नेगेटिव चार्ज दे रहे हो, उसका मीनिंग क्या है? आप उसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हो, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियसली सेकंड बॉडी का मास थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू फर्स्ट बॉडी। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि मान लो एक सोप बबल को हमने कुछ चार्ज दिया। उसके रेडियस को क्या होगा? मतलब कम होगा, ज्यादा होगा, सेम रहेगा? मैंने बताया नहीं है हमने, ठीक है? कौन सा चार्ज दिया? कोई भी चार्ज दिया हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। क्वेश्चन ये है कि उसके रेडियस को क्या होगा। यस। तो राइट अनुभव, इस केस में क्या होगा बच्चों? रेडियस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कोई भी चार्ज दे दो, चाहे पॉजिटिव दो चाहे नेगेटिव दो, राइट? उन चार्जेस में आपस में रिपल्शन तो होगी।
तो उस रिपल्शन के कारण वो चार्जेस क्या कोशिश करेंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे। समझ लो बच्चों। तो इसका आंसर आ जाएगा कि इट्स रेडियस इंक्रीजेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन सा चार्ज दिया आपने उसको। निहारिका क्लियर? अट्रैक्शन किस में होगी? नहीं, हमने तो देखो, हमने तो कोई एक चार्ज दिया है, या हमने पॉजिटिव दिया या नेगेटिव दिया है। तो अगर आपने मान लो पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो ऐसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सारा, जिसमें रिपल्शन होगी। अगर आपने इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया तो फिर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे जिनके बीच में रिपल्शन होगी। राइट? नेक्स्ट बच्चों हम कंसेप्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों मान लो कि मेरे पास एक कोई पॉजिटिव चार्ज है Q1 और एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है Q2। दोनों के बीच में सेपरेशन R है। ठीक है जी। तो वी नो कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इन पे एक फोर्स लगेगी, है ना, रिपल्शन। तो मान लो मैंने फिलहाल के लिए सिर्फ 2 पे फोर्स लगाई। ठीक है, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं F21, मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, एंड फ्रॉम आवर प्रीवियस क्लासेस वी आल्सो नो कि ये जो F21 है दिस इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, है ना, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं Q2 की जगह एक यूनिट चार्ज रख दूं, मतलब अगर मैं निकालूं फोर्स experienced by unit charge due to Q1, तो वो क्या होगी बच्चों? Q1 के कारण एक यूनिट चार्ज के ऊपर फोर्स बच्चों, आप कैसे बोलोगे? क्या उसको मैं बच्चों K Q1 बाय R स्क्वायर बोल सकता हूँ? बस Q2 को 1 डाल दिए। ठीक है, K एक तरह से हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? इसको बच्चों हम कहते हैं एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1। तो बहुत ध्यान से हम समझते हैं कि ये फोर्स और फील्ड में फर्क क्या है बच्चों। देखो, फोर्स होती है दो चार्जेस के कारण। ठीक है, फोर्स डिफाइन की जाती है दो चार्जेस के कारण, राइट, जो ये Q1 Q2 बाय R स्क्वायर बन गई। जो फील्ड होती है, ठीक है, फील्ड डिफाइन होती है एक चार्ज के कारण। ठीक है, फील्ड की डेफिनेशन क्या है? फील्ड की डेफिनेशन है कि कोई भी एक चार्ज किसी दूसरे यूनिट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगाए। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? तो ये फील्ड वर्ड कई जगह आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आता है, अगर आपको याद हो, आप मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में भी बात करते हो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो फील्ड जो प्रॉपर्टी होती है वो एक
चार्ज की होती है या फिर एक मैग्नेट की होती है, वेराज फोर्स जो प्रॉपर्टी होती है वो दो बॉडीज की होती है। इज दिस थिंग क्लियर? मतलब सिंपल बात यह है कि आप ऐसे समझो कि फील्ड के केस में जो दूसरा चार्ज है उसको हमने वन पुट कर दिया। तो ये बच्चों फील्ड का फॉर्मूला बन जाता है KQ1/r²। ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे बच्चों मैं आपको क्यों ये बात समझा रहा हूँ, देखो मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, देखो बहुत ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना। आ, हाँ सो मैं वही, तो मान लो ये सिचुएशन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट P। मतलब ऑफ कोर्स ये किसके कारण है, ये Q के कारण है। माय क्वेश्चन इज कि पॉइंट P पर इस Q के कारण जो फील्ड है बच्चों उसकी डायरेक्शन क्या है? बताओ बच्चों। अब लेफ्ट राइट अप डाउन, आप कैसे सोचोगे? बच्चों ऊपर एक वर्ड और भी लिख लो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिख लो। जो दूसरा चार्ज आपने लेना है ना उसको हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। अब बताओ बच्चों, पॉइंट P पर Q के कारण जो फील्ड है वो किधर को होगी, कैसे सोचना है ये? आपने ऐसे सोचना है कि अगर मान लो पॉइंट P के ऊपर आपने एक 1 कूलम का चार्ज रख दिया तो उस पर फोर्स किधर को लगेगी? राइट की तरफ, है ना? तो इसका आंसर हुआ राइट या फिर अवे फ्रॉम चार्ज। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? ऐसे ही बच्चों अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज लेता, इस नेगेटिव चार्ज के कारण पॉइंट P पर फील्ड किधर को होगी? लेफ्ट को या टुवर्ड्स द चार्ज। तो बच्चों एक तो ये केस हुआ जहां पे हम ये बता रहे हैं कि एक चार्ज के कारण फील्ड की क्या डायरेक्शन। ठीक है, एक दूसरी सिचुएशन बच्चों हमारे को ऐसे दी जाती है कि मान लो आपको पहले से ही फील्ड की डायरेक्शन दे दी जाए। ठीक है, जैसे मान लो आपको बता दिया कि जो फील्ड है वो ऐसे टुवर्ड्स राइट है। ठीक है, तो ठीक है पहले से फील्ड है, फील्ड किसने बनाई ये हमें इससे मतलब नहीं है। अब यहां पर हम एक नया पॉजिटिव चार्ज लेकर आए कोई, और एक हम नेगेटिव चार्ज भी लेके आए। तो बच्चों मुझे बताओ कि पॉजिटिव चार्ज किधर को मूव करेगा और नेगेटिव चार्ज किधर को मूव करेगा?
ठीक है, मतलब फील्ड पहले से है, आपको ये नहीं सोचना कि फील्ड कहां से आई। आपको तो बस ये बताना है कि इस फील्ड के अंदर अगर आप कोई चार्ज लेके आए, पॉजिटिव चार्ज, तो वो किधर को मूव करेगा। ऐसे कह दूं, अलोंग द फील्ड, राइट। और नेगेटिव किधर को मूव करेगा, ऑपोजिट टू। राइट बच्चों, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगी वो राइट को लगेगी, जो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगी वो लेफ्ट को लगेगी। ये बात सबको क्लियर हो रही है, कैसे पता चल रहा है। जब हम कह रहे हैं फील्ड राइट को है, इसका मतलब ही ये है ना कि पॉजिटिव चार्ज पे राइट को फोर्स लगेगी, क्योंकि फील्ड की डेफिनेशन में ही पॉजिटिव चार्ज था। तो अब अगर पॉजिटिव चार्ज पे राइट को है तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज पे लेफ्ट को होगी। क्लियर बच्चों। दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू, जब हम कहते हैं ना कि भाई अर्थ के पास कोई ऑब्जेक्ट अगर हम छोड़ें तो हम क्या कहते हैं कि वो नीचे को गिरेगा, है ना। तो वो क्यों गिर रहा है, क्योंकि हम एक तरह से ये कह रहे हैं कि अर्थ के आसपास अर्थ की फील्ड, ठीक है। तो वहां पे मतलब ऑब्वियसली वहां चार्जेस नहीं है, बट वहां पे हम क्या कह रहे हैं कि अर्थ की फील्ड क्या कोशिश कर रही है कि हर मास अर्थ की तरफ जाए। ऐसे ही यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर ये फील्ड राइट को है तो पॉजिटिव चार्ज राइट को, नेगेटिव चार्ज लेफ्ट को मूव करे। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चों कि एक टर्म होती है पोटेंशियल। तो जो मान लो हम किसी चार्ज क्यू को किसी पॉइंट ए से बी तक लेकर गए, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बच्चों, वो कैसे डिफाइन होता है। हम कहते हैं कि अगर मान लो ए से बी लेके जाने में हमें कुछ वर्क क्यू करना पड़ा, तो ये जो वर्क डन अपॉन चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बी माइनस बी, इज इक्वल टू वी बी माइनस। तो पोटेंशियल में बच्चों मतलब जो डेफिनेशन है उसमें सीधा डिफरेंस ही आता है। और इस बात को आई थिंक अब आप 11th में और ज्यादा मतलब अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हो, क्योंकि आपको याद होगा कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं वहां पर भी हमने यही कहा था ना कि पोटेंशियल एनर्जी में हम हमेशा डिफरेंस की बात ही करते हैं, जो हम कहते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर, है ना। याद आया बच्चों, ऑलमोस्ट वही चीज लिखी है हमने, राइट, कोई खास फर्क नहीं है, वैसे ही बना है सारा कुछ। तो पोटेंशियल को मतलब हम जो डिनोट करते हैं वो सिंपल बी से करते हैं। ओके, तो बच्चों
जस्ट लाइक मास, जैसे हम कहते हैं ना कि मास जो है वो हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाना चाहता है, ऐसे ही हम चार्ज के लिए क्या कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज किधर को जाएगा? जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाएगा। और सिमिलरली जो नेगेटिव चार्ज है वो कैसे जाएगा? लो पोटेंशियल से हाई। ठीक है, मतलब अगर उसको छोड़ दिया, अगर हम उसको खुद से जाने दें, तो मतलब दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू सेइंग कि अगर आपने एक बॉल को हाइट से छोड़ा तो बॉल हाइट से नीचे आ जाएगी, है ना? तो बॉल अपनी हाइट कम कर लेती है। बिल्कुल ऐसे हम कहते हैं कि चार्ज भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चला जाता है। यहां तक बच्चों कोई भी डाउट? पूछो बच्चों, एनी डाउट? बोल दो भाई। हाँ ना, कुछ तो बोलो। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं इस चैप्टर में सर्किट्स की। ठीक है, कि कैसे सर्किट्स में हम बैटरी और रेजिस्टर लगाकर कैसे करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो मैं बच्चों इसको सीधा प्रॉब्लम्स की टर्म्स में ही करवा रहा हूँ। ठीक है, जो थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन यूज होगी। ठीक है, अगर मैं बच्चों सबसे पहले एक बिल्कुल सिंपल केस लूं, कि लेट से एक बैटरी है 10 वोल्ट की, ये एक रेजिस्टर है 2 ओम का। तो इस केस में बच्चों कितना करंट फ्लो करेगा? क्या रिलेशन होता है? तो बच्चों रिलेशन क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। करेक्ट, तो हमारे वाले केस में जो करंट बना वो कितना बन गया? 10/2 इज इक्वल टू आई आर। आपको इतने बेसिक सर्किट्स की वर्किंग तो पता ही है ना? ओके, अगर अब इसको बच्चों हम ऐसे कर दें, इस केस में करंट सबको पता है कितना हो जाएगा? देखो जो आपको सबको ये आइडिया लग रहा होगा कि मैं रेजिस्टर कहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, 1 ओम वाला। मतलब चाहे उसको बैटरी के साथ ड्रॉ करूँ, चाहे उसको ऊपर ड्रॉ करता, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। मेन बात देखने वाली क्या है कि ये जो दोनों रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज में। ये सबको क्लियर हो रहा है बच्चों? है ना? तो जो करंट हो गया आपका वो 10/3+1 इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर होगा। बच्चों यहां से आप एक और बात भी समझ सकते हो। ठीक है,
अगर मैं आपसे पूछूं कि इन जनरल, ठीक है, कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है वो क्या होती है? मतलब आउटसाइड द बैटरी करंट कैसे फ्लो कर रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, है ना? और इनसाइड द बैटरी कैसे फ्लो कर रहा है? बैटरी के अंदर तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो कर रहा है ना करंट। नहीं बच्चों? तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, मतलब करंट की जो डायरेक्शन होती है वो किसके हिसाब से होती है? पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से। अगर आपको पॉजिटिव चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ लिया जाता तो इलेक्ट्रॉन के लिए ऑपोजिट हो जाता सारा कुछ, राइट? तो बच्चों, इस केस में बताओ, फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। ओके, मेरे पास से क्वेश्चन है कि आउटसाइड बैटरी इनसाइड बैटरी का क्या मतलब है? तो देखो, जैसे कि नाम से लग रहा है, आउटसाइड बैटरी का मतलब है बच्चों इतना पार्ट, ये जो मैंने रेड से दिखाया, ऐसे, है ना? मतलब जब तक हम बैटरी के बाहर हैं। इनसाइड बैटरी है ये छोटा सा ब्लू पार्ट, ठीक है? तो इससे एकदम क्लियर हो रहा होगा। ठीक है बच्चों। हाँ, सब में ठीक है।
अगला क्वेश्चन करो बच्चों जिनका हो गया। मैं इकट्ठे ही समझाऊंगा दोनों। गशपीर गलत, सक्षम गलत। सुहानी गलत। क्या हो गया भाई? हर्षप्रीत ठीक है। सुहानी ठीक है। ओके बच्चों एक बार ये देख लो ऊपर वाला। यहाँ पे आप करोगे क्या, सबसे पहले तो आप टोटल करंट ढूंढ लोगे। ठीक है, टोटल करंट ढूंढने के लिए हमें दिख रहा है कि जो 3 और 6 है वो पैरेलल में, 3 और 6 पैरेलल में कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और उसके साथ एक बाहर 2 सीरीज में है, राइट, तो ये आपका 2.5 बन गया। तो जो तो टू 2 ओम वाला आपका रेजिस्टर है उसके थ्रू तो सीधा ये 2.5 एम्पेयर ही हो गया। अब आपको पता है ये कि करंट डिवाइड कैसे करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है? ये बच्चों देखो, याद कर लो। फॉर्मूला होता है कि जो टोटल करंट था इनटू दूसरे वाली रेजिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ऐसे ही I6 कैसे निकलेगा, टोटल करंट इनटू दूसरे वाली रेजिस्टेंस अपॉन टोटल। ठीक है, ये किया वही है बेसिकली, V इक्वल टू IR अप्लाई किया है कि 3 और 6 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही होगा। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये कब अप्लाई होता है, जब पैरेलल में हो। इसके अंदर क्या करना है, देखो यहाँ तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि 1 वाला 2 और 3 सीरीज में, वो 1 के साथ पैरेलल में और वो बैटरी के अक्रॉस, राइट। तो 1 ओम वाले को देखो, वो सीधा 10 के साथ कनेक्टेड है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, तो उसके थ्रू करंट कितना जाएगा, 10/1 इज इक्वल टू 10 एम्पेयर। अब I2 और I3 में तो करंट सेम ही जाएगा क्योंकि वो सीरीज में।
और वो कितना करंट जाएगा? वो बेसिकली आप देखो कि जो 5 ओम रेजिस्टेंस है वो 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अक्रॉस, राइट? तो वो कितना बन गया? 10/2 + 3, ये 2 ओम। क्या ये क्लियर हुआ बच्चों? आपको बच्चों इससे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, ठीक है? आपको सिंपल सीरीज पैरेलल ही आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक होता है बच्चों पावर। वो मतलब बिल्कुल सिंपल सा है कि जो पावर है वो I²R होती है, राइट? तो मतलब क्या होता है कि पावर का क्वेश्चन सर्किट वाले क्वेश्चन के साथ ही लिंक्ड आता है। तो आपको मतलब करंट पूछने की जगह वो पावर पूछ लेंगे। तो आपको सॉल्व पूरा जैसे हम ऊपर कर रहे हैं वैसे ही करना पड़ेगा। बस पावर निकालने के लिए आप उसका I²R करो। ठीक है बच्चों? तो मतलब इसमें कुछ और कुछ बहुत अलग से नहीं आपको आना चाहिए। इसका बच्चा एक अगला सब पार्ट है जिसको हम कहते हैं रेटेड पावर। रेटेड पावर का क्या मीनिंग होता है बच्चों? रेटेड पावर का मीनिंग क्या होता है कि जो भी किसी डिवाइस के ऊपर हमने मार्किंग की होती है या जो स्पेसिफिकेशन लिखी होती है, ठीक है? और उसका मीनिंग क्या होता है कि मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है उस डिवाइस की, ठीक है? तो बच्चों ऐसे लिख के दिया होता है, जैसे अगर आप कोई बल्ब देखोगे उस पर ऐसे लिखा होगा 220 वोल्ट 100 वॉट। इसका क्या मीनिंग है कि बल्ब जो है इट कैन कंज्यूम मैक्सिमम पावर ऑफ 100 वॉट्स when 220 volt potential difference is applied across। ठीक है भाई, अगर आप उससे कम लगाओगे वोल्टेज दोगे तो कम पावर कंज्यूम करेगा। अगर आप उससे ज्यादा वोल्टेज दोगे फिर क्या होगा? वो बल्ब फ्यूज होता है। तो उससे ज्यादा पे तो वो ऑपरेट कर ही नहीं सकता। ठीक है? तो हम बच्चों किसी भी डिवाइस की रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू VR²/P। मतलब यहाँ भी R लगा लो। इसका मतलब क्या है? VR मतलब रेटेड वोल्टेज, एंड PR मतलब रेटेड पावर।
तो इसमें जो मैं एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। तो आप इस केस में बल्ब की पावर ढूंढोगे तो आपके लिए बल्ब इज नथिंग एल्स बट अ रेजिस्टेंस, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दीपित निहारिका, ठीक है। ठीक है। तीरथ, ठीक है। राइट, तो भाई सिंपल क्या करना था आपको, इस केस में आपको रेजिस्टेंस पता चल गई, 220 स्क्वायर बाय 100, ठीक है। इसको सॉल्व मत करो, ऐसे ही लिख दो। जो करंट है आपका, इस केस में क्या फ्लो करेगा, 110/R। तो जो आपकी पावर है दैट इज I²R। तो 110/R इंटू 110/R इंटू, अब R की वैल्यू डाल दो, इंटू R लिखो, है ना। तो एक R तो आपका कट गया, तो ये बन गया 110 इंटू 110 इंटू 100/220 इंटू 220। तो ये आपका 25 वॉट्स।
क्लियर बच्चों? तो बच्चों ऐसे में ही सर्किट थोड़ा और कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा सकता है, राइट? बट उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने तो नॉर्मल सर्किट की तरह सॉल्व कर दो, ठीक है। बस इसमें क्या है कि आपके स्टेप्स बढ़ जाएंगे कि पहले आपको रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर आप नॉर्मल सर्किट की तरह सॉल्व करोगे, और फिर उसके बाद आपको फिर से पावर निकालनी पड़ेगी I²R अप्लाई करके। पावर के लिए बच्चों हमेशा I²R यूज करना, V²/R मत यूज करना, उससे गलती हो जाती है, ठीक है। I²R इज अ बेटर रिजल्ट। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे अगले चैप्टर की, विच इज मैग्नेटिज्म। एक बच्चों जो आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने चाहिए ना इसमें करंट में, जो मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, दैट इज रिलेटेड टू जो आप क्वेश्चंस करते हैं ना जिसमें कंजम्पशन निकालनी होती थी कि भाई 4 बल्ब चल रहे हैं, 2 फैन चल रहे हैं, कंजम्पशन निकालो। तो मतलब आप सारा कुछ जहाँ पे मतलब किलोवाट आवर्स में जब आप निकालते होते हो, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्वेश्चन आना बहुत अनलाइकली है, बिकॉज आपके कोर्स में है नहीं वो, राइट? यस, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डिपेंड्स ऑन पावर, तो जितनी पावर ज्यादा है उतना ज्यादा ब्राइट ग्लो करता है। ये बच्चों आपको समझ आ गया कंसेप्ट? ये आपको पता है इस किन मैं किस टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, किलोवाट आवर्स वाले जो होते हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल सिंपल से होते हैं, मतलब प्रैक्टिकली यूनिटरी मेथड ही आप उनमें लगा रहे होते हो। सर सर मेरा एक डाउट था। सर हमारे जो नॉर्मली हाउस होल्ड्स में हमें कांस्टेंट एक वोल्टेज मिलती है डायरेक्ट सप्लाई से। सर तो जो हमारा बल्ब है उसकी पावर का फॉर्मूला हुआ V²/R। तो हमें तो ये चाहिए ना कि बल्ब ज्यादा ब्राइट ग्लो करे, तो V तो कांस्टेंट है, तो R कम नहीं होना चाहिए? मतलब कम होना चाहिए, मतलब वो तो जितना जितनी आपको बल्ब की पावर चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग ही फिक्स करोगे ना। सर लेकिन जो हमारा फिलामेंट बना होता है बल्ब का वो तो हाई रेजिस्टेंस वाले मटेरियल्स का बना होता है। उसमें ये भी तो चक्कर होता है ना कि वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वो उसकी रेजिस्टेंस चेंज करती है। यस सर। मैं समझा नहीं हूँ एक्चुअली आपका क्वेश्चन अभी तक। सर हमें मतलब बल्ब को ऐसा चाहिए कि वो ज्यादा ब्राइट ग्लो करे। हाँ, तो सर उसके लिए हमें मतलब उससे कम रेजिस्टेंस नहीं देनी, मतलब फिर फिलामेंट हमें ऐसे मटेरियल का नहीं बनाना चाहिए जो कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे। नहीं देखो ऐसा नहीं है, मतलब आप ये नहीं कह सकते सीधा कि भाई हाँ मेरे को जो बल्ब चाहिए वो हाई पावर का चाहिए। वो तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए ना बल्ब। जितना आप पावर ज्यादा लोगे उतना आपका बिजली का बिल भी तो ज्यादा आएगा। तो वो तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जहां आपको कम ब्राइटनेस का बल्ब चाहिए आप कम का लगाओगे, जहां आपको ज्यादा का चाहिए वहां आप ज्यादा का लगाओगे। तो यस ऑफ ओके सर। कोर्स, जितनी कम रेजिस्टेंस आप लगाओगे उतना ज्यादा पावर मिलेगी, बट यस उतनी ब्राइटनेस ज्यादा मिलेगी, लेकिन उतना ही आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी ज्यादा होगी। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं चैप्टर मैग्नेटिज्म। इसमें बच्चों जो फर्स्ट पार्ट होता है चैप्टर का वो होता है टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो मतलब बिफोर दैट हमें एक छोटी सी बात ये बतानी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड आती कहां से। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों आती है
मूविंग चार्जेस, ठीक है, स्ट्रिक्टली मूविंग चार्जेस से आती है। तो मूविंग चार्ज इज एज गुड एज करंट। तो क्योंकि अब हमने एक मतलब क्रॉस प्रोडक्ट सीख लिया है, ठीक है, तो अब हम एक और बेटर तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर सकते हैं कंपेयर्ड टू जैसे हम टेंथ में करते थे। तो ये एक बात बच्चों देखो जो मैं लिखने लगा हूं वो आपने याद रखनी है कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज अलोंग क्यू वी क्रॉस आर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये मेरा एक पॉजिटिव चार्ज है, लेट से उसकी वेलोसिटी v ऊपर को है, एंड मुझे किसी पॉइंट p पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, तो मैं उस पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर बना देता हूँ चार्ज से। ठीक है, तो दिस इज r। तो बच्चों मुझे बताओ क्रॉस प्रोडक्ट की नॉलेज से कि ये जो पॉइंट p पे बच्चों क्या डायरेक्शन बन रही है क्यू वी क्रॉस आर की। क्यू तो स्केलर है ना, मतलब क्यू में तो सिर्फ प्लस माइनस देखना है, तो वो तो पॉजिटिव हो गया। चलो अब देखो कि वी क्रॉस आर किधर को आ रहा है बच्चों। सबको आता है ना बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन लेना। कैसे निकालते थे बच्चों, याद करो। मैंने आपको बता दिया वी क्रॉस आर लेना है आपको, तो आप थंब रखोगे अपना वी के अलोंग, फिंगर्स रखोगे आर के अलोंग, तो जो आपका पाम है वो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ पाम किधर को पॉइंट कर रहा है बच्चों। पाम इनटू द प्लेन कर रहा है ना बच्चों, देखो। बच्चों सबको आती है क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन लेनी। किसी को मतलब डाउट है तो प्लीज आस्क मी, नहीं तो मतलब फिर ये मेथड फेल हो जाएगा। तो क्या आपको बच्चों ये वी क्रॉस आर वाले मेथड से समझ आ रहा है कि पॉइंट पी पे जो फील्ड बनेगी वो इनटू द प्लेन बनेगी। ओके अच्छा, अगर अब मैं मान लो पॉइंट क्यू लेता इधर लेफ्ट को, तो पॉइंट क्यू पे किधर को बनेगी। सभी लोग निकाल के बताओ मुझे। अब बच्चों जब आप थंब रखोगे, ठीक है, तो थंब आपका ऊपर को आएगा वी, फिंगर्स आपकी लेफ्ट को जाएंगी, तो जो आपका पाम है वो आपकी तरफ पॉइंट करेगा, है ना, कॉपी से बाहर।
मतलब आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, ऐसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। जो ये चार्ज पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी जो है वो इनटू द प्लेन है, मतलब ये अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अब बताओ कि पॉइंट पी पर जो फील्ड है वो किधर को होगी। मतलब अप डाउन लेफ्ट राइट, इनटू द प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। इन 6 में से आएगा बच्चों आंसर। ये देखो, आपने क्या सोचना है, आपने ये सोचना है कि आपने वी वेक्टर और आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। आर वेक्टर क्या है, उस पॉइंट की पोजीशन जहां पे आप फील्ड ढूंढना चाहते हो। तो उससे देखो कि वो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन किधर को आ रही है। भाविक गलत। यस बच्चों, तो देखो अब इस केस में क्या होगा। बच्चों देखो, जो आप वी वेक्टर बनाओगे वो इनटू द प्लेन है, मतलब आपका थंब जो है वो आपसे दूर पॉइंट करेगा, जैसे मैं अपने हिसाब से दिखा रहा हूं। ठीक है, तो थंब मेरे से दूर, फिंगर्स पॉइंट पी की तरफ, मतलब आर वेक्टर के अलॉन्ग राइट को। तो जो पाम है वो किधर को पॉइंट कर रहा है, नीचे को, राइट। तो इसलिए पॉइंट पी पे जो फील्ड आएगी वो डाउनवर्ड्स आएगी। ये समझ आया बच्चों। यहीं पे अगर बच्चों पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज होता फिर क्या फर्क पड़ता। तो आपको पता ही है कि माइनस करेंगे तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है ना वेक्टर के केस में, तो ऊपर को आ जाता। इसीलिए मैंने क्यू वी क्रॉस आर लिखवाया है ना, ताकि डायरेक्शन मतलब वो प्लस माइनस का फर्क तो पड़ ही सकता है। ये बात बच्चों समझ आ रही है। ओके, अब ऐसे ही बच्चों मान लो ये एक करंट कैरिंग लूप है। ठीक है, तो आप जो ध्यान से सोचकर मुझे बताओ, कोई भी एक पॉइंट लूप के अंदर ले लो, वहां पर बताओ फील्ड किधर को आएगी। और कोई भी एक पॉइंट लूप के बाहर ले लो, वहां पे बताओ फील्ड कहाँ को होगी। मतलब आपको पी और क्यू पे बतानी है फील्ड्स की डायरेक्शंस।
सोहानी दोबारा देखो। बाकी सबका ठीक है। आर वेक्टर बहुत ध्यान से लेना है ना। आर वेक्टर उस पॉइंट का है जहां पे आप फील्ड ढूंढ रहे हो। सौ में गलत। तो बच्चों आप क्या करोगे यहाँ पे भी, सी आप जैसे मान लो पॉइंट पी पे देख रहे हो, तो आप क्या करो कि आप पी का जो सबसे क्लोजेस्ट वाला पॉइंट है लूप का वो देख लो, क्योंकि वही पार्ट डोमिनेट करेगा। तो जो करंट की डायरेक्शन है उसका मतलब क्या हो गया कि एक तरह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऐसे जा रहा है, जो मैंने ब्लू दिखाया है ना। तो अब आप देखो पॉइंट पी के लिए कैसे दिखाओगे आप, कि आपका थंब ऊपर को और फिंगर्स, मतलब मैं अपने हिसाब से दिखा रहा हूं कि मुझे कैसा दिखेगा, फिंगर्स लेफ्ट को, तो पाम मेरी तरफ आ रहा है, तो पी पे बच्चों आउटसाइड आ जाएगा, क्यू पे इनसाइड आ जाएगा, क्यू पे उल्टा हो जाएगा। मानते हो बच्चों? इनफैक्ट मतलब आप पॉइंट पी के लिए तो मतलब कोई भी पार्ट ले लो लूप का, क्लोजेस्ट ना लो, और भी कोई भी पार्ट लोगे तो आप देखोगे सबके कारण ही आउट ही आएगी, है ना बच्चों। क्यू पे ऐसा नहीं होगा, मतलब क्यू पे अगर मैं देखूं कि ये जो मैं ब्लू पार्ट दिखा रहा हूं इसके कारण ऐसे आएगा, अगर मैं रेड पार्ट दिखाता, ये जो है लेफ्ट वाला, इसके कारण उल्टा आ जाएगा, लेकिन डोमिनेट पास वाला ही करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्यू पे इनसाइड ही आएगा। ये बात बच्चों समझ आ रही है? बच्चों इस मेथड का ना फायदा ये है कि जब आप 10th में पढ़ते हो तब आप क्या करते हो, आप अलग अलग रूल्स पढ़ते हो, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, थंब रूल और पता नहीं क्या कुछ। अगर आप सिंपली एक ये याद रख लो कि बस बी क्रॉस आर के अलॉन्ग होती है, तो आप कोई भी केस ले लो, आप सीधा उसमें निकाल सकते हो कि फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, फॉर्मूला कोई वैसे भी आपके कोर्स में नहीं है, आपके मतलब लेवल के हिसाब से भी नहीं चाहिए, सिर्फ डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए, उसके लिए बस ये क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कर लो। राइट बच्चों? नेक्स्ट पार्ट आता है बच्चों डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। एक्चुअली क्या होता है कि जो पॉइंट नियरेस्ट होता है वही डोमिनेट करता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि फॉर्मूला ऑल्दो हमें जानना नहीं है, लेकिन जैसे हमने ऊपर किया था ना इलेक्ट्रोस्टैट्स में, जैसे हमने देखा था कि 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे ही यहाँ पर भी 1/r² के ही प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसका आर कम होगा वो सबसे ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा ना। ओके, अब बच्चों जैसे हमने ऊपर कहा था कि एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वैसे ही अगर आप एक मूविंग चार्ज को ही एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करोगे, इन एन एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पहले से मैग्नेटिक फील्ड है, कहां से आई वी आर नॉट बॉदर्ड, पहले से है, तो वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो बच्चों एक ये बात का बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ पे इस मूविंग वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है, इधर भी और ऊपर भी। मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है,
और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगनी है वो भी मूविंग चार्ज पे ही लगती है, ठीक है। रुके हुए चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। यहां पर भी बच्चों हमने एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है दैट इज अलोंग क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, वेयर व्हाट इज बी, द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दो रिजल्ट्स बच्चों अगर आप याद रख लोगे तो मैग्नेटिज्म में और कुछ चाहिए ही नहीं, कि फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है क्यू वी क्रॉस आर, और फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे फिर से बच्चों एक मूविंग चार्ज, लेट से उसकी वेलोसिटी नीचे को है, और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो बच्चों अगेन कहां से आई ये आपका कंसर्न नहीं है, जहां से भी आई हो, मान लो वो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो देखो बी क्रॉस बी से फोर्स किधर को आ रही है। सीरत दोबारा देखो, वी क्रॉस बी करो ध्यान से, वी नीचे को है, बी इनटू द प्लेन है। हाँ, तो ये सबको दिख गया बच्चों कि ये जो फोर्स आएगी अब राइट को आएगी। अब आपका फिगर कैसे बनेगा, मतलब आप हैंड कैसे रखोगे, वी नीचे है ना, हम नीचे, फिंगर्स अंदर को, तो जो आपका पाम है वो टुवर्ड्स राइट पॉइंट करेगा, मतलब मैं अपने हिसाब से दिखा रहा हूँ, तो पाम राइट को पॉइंट करेगा। आया समझ बच्चों ये? अगेन बच्चों, तो मतलब ये सिंगल फॉर्मूला से आपको सारी जगह पता चल जाएगा कि मतलब फोर्स किधर को लग रही है। जैसे बच्चों मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसको करना बहुत ध्यान से। तो मान लो ये एक ऐसे करंट कैरिंग वायर है, ये एक चार्ज है पॉजिटिव जो कि राइट को जा रहा है। तो बच्चों बहुत ध्यान से निकालो कि इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर को लगेगी।
वेरी गुड बच्चों, ठीक है सबका अभी तक। बहुत सही। यस, तो इसका आंसर बच्चों ऊपर की तरफ आएगा, राइट। तो कैसे करना था ये? सबसे पहले तो आप ये निकाल लोगे कि इस करंट के कारण जहां पे चार्ज पड़ा है वहां पे फील्ड किधर को आएगी, राइट। तो मतलब ये 2 स्टेप प्रॉब्लम थी कि पहले आप वायर के कारण फील्ड निकालोगे कि किधर को है, वायर के कारण फील्ड किधर को आएगी बच्चों? बोलो बच्चों। वो आ गई इनटू द प्लेन। फिर आप निकालोगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मतलब आपको 2 बार एक तरह से क्रॉस प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। सबको ये बात समझ आ गई बच्चों? ओके। फिर बच्चों आपको बिल्कुल एक बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए। देखो मैं एक सिचुएशन बनाता हूँ, मतलब थोड़े से कंसेप्ट्स को मिक्स करते हैं। बच्चों मान लो एक रीजन है जिसमें सारी जगह मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, ठीक है। इस रीजन के अंदर बच्चों मैंने एक चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी v दे के छोड़ दिया ऐसे, ठीक है। मतलब सारे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो बच्चों थोड़ा सा क्लास 11th का भी कंसेप्ट सोचते हुए आप पहले तो ये निकालो कि इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किधर को लगेगी, ठीक है। और फिर क्लास 11th उस पे इनकॉर्पोरेट करते हुए ये सोच के बताओ मुझे कि इस चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा। करो बच्चों ट्राई। हाँ गुड तृप्ति।
आप ये मान लो कि सारे रीजन में है फील्ड, मतलब पार्टिकल, मतलब बहुत सारे सफिशिएंट स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि हाँ वो फील्ड से बाहर निकल गया, ये मानते हुए ही कि वो फील्ड के अंदर है, उसके हिसाब से ही सॉल्व करो। चलो बच्चों, सबका आंसर आना चाहिए। मतलब मुझे पाथ चाहिए कि कैसा पाथ होगा, स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन, कर्व, सर्कुलर। तो यस, गुड बच्चों। तो क्या होगा, आप देख सकते हो कि इस केस में जो हमारा पार्टिकल है ऐसे, तो उस पर पहले जो फोर्स लगेगी वो ऊपर को लगेगी इस तरह। तो वेरी गुड बच्चों, जो उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग इसका ठीक आंसर दे दोगे, थोड़ा मुश्किल है ये क्वेश्चन। तो इसका मतलब इसके ऊपर को फोर्स लग रही है, तो ये पार्टिकल डेफिनेटली कुछ तो ऊपर को जाएगा, है ना, मतलब यहाँ से शायद ऐसे को गया। अब अगर मैं नई पोजीशन पे सोचूं कि भाई वो यहाँ पहुंच गया, मान लो यहाँ पे उसकी कुछ वेलोसिटी वी है, तो अब यहाँ पे फोर्स कैसे आएगी, इस तरह से, फिर परपेंडिकुलर। तो अब एकदम आइडिया लग रहा है कि भाई ये तो फोर्स हमेशा ही वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ रही है ना। तो ऐसे केस में कौन सा पाथ होता है? तो फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ऐसे केस में जो पाथ होता है दैट इज सर्कल। राइट बच्चों, क्लियर? ओके, तो बच्चों दिस इज ऑल यू नीड टू नो इन दीज टू चैप्टर्स, करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो आपका अब मेजर पार्ट हो गया है। ठीक है, अब ये शीट्स करनी शुरू कर दो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम जब भी क्लास रखेंगे आई विल बी डिस्कसिंग द शीट्स। एक कंसेप्ट जो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, जो बचा हुआ है, वो है फ्लूइड्स का, मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंसी वाला। ठीक है, उसके अलावा बाकी सब चीजें आप मतलब कुछ कवर हो गई हैं और कुछ आप खुद कवर कर लोगे। जैसे साउंड चैप्टर है, साउंड मतलब बिल्कुल आपको बेसिक ही चाहिए जितना का आप क्लास 9th में करते हो, और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए बच्चों। ठीक है, तो आपका मतलब ये मेजर पार्ट अपना फिजिक्स का कवर हो गया। ठीक है बच्चों, तो फिर प्लीज आज ही इसको रिवाइज करके इसकी शीट्स करनी शुरू कर देना। राइट, चलो, ओके बच्चों, देन बाय एवरीवन।